हाय, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सत्यवर्धन सिंह। आज मैं फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूं आज का खेल चौपाल लेकर के। जैसा कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे खास मेहमान हैं अंकिता दास जी, जो 2012 की ओलंपियन हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं। और सबसे विशेष बात जो है कि 2012 की ओलंपिक की सबसे यूथ प्लेयर थी ये। कुछ ही क्षणों में वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। और मैं अपने सभी साथ जुड़ने वाले लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो जो आपके बगल में क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट है, आप उसमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सभी अपने खुद के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आप लोग जो भी हमारे तक क्वेश्चन पहुंचाएंगे उसको हम अंकिता जी के पास लेके जाएंगे। रेस्ट हम लोग अगर आपको कोई फीडबैक देना हो हम लोगों के लिए किसी आई मीन प्रोग्राम को लेकर के, कि आप किसी अपने फेवरेट प्लेयर के साथ इंटरव्यू चाहते हो या उनके साथ कुछ अ, आपके प्रश्न हो, तो आप जरूर हम तक पहुंचाएं या हमारे Feedback. हेलो। Hi Anita, welcome to Khel. थैंक यू। हाउ आर यू? कैसे हो आप? हेलो। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो। Hi, is it audible now? Properly visible? हाँ, बट आई कैन नॉट सी योर वीडियो, इट्स ब्लर टोटली। Yeah, same is here. I can see you properly. I think some network issues there, but now it is fine. नो, आई कैन नॉट सी यू एक्चुअली, इट्स टोटली ब्लर। Yeah, it might be some network issue. ओके, फाइन। Yeah. So is it good to go? या 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 या। So once again, a warm welcome to खेलगांव खेल चौपाल। ये जो हमारा पोर्टल है, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त थैंक यू सो करता मच। है। थैंक यू, Okay, थैंक यू। right. So the purpose of this portal is to educate people about this true sports person, how they started their journey and what they did in their life, so that they became such great person or they have achieved something really great, something really appreciable. So we are going to start the journey. We are going to start the show. So first of all, I would like to know your journey, a brief journey, that how you became such a talented table tennis player. What was your journey before 2012 Olympics? First of all, actually, in childhood, I don't wanted to be a sports person. मुझे बिल्कुल नहीं बनना था। मुझे एयरफोर्स पायलट बननी थी एक्चुअली। तो Okay. बट मेरे पापा ने हमारे बीच बहुत बड़ा डिस्कशन चला फैमिली के साथ भी कि इसको स्पोर्ट्स पर्सन बनाए या एयरफोर्स। तो सबने डिसाइड किया कि आई थिंक स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए, बिकॉज माय डैड ना, उनको अच्छा लगता था गेम्स वगैरह, कोई भी गेम्स उनको बहुत अच्छा लगता था। तो इसीलिए उन्होंने जस्ट मुझे टाइम पास के लिए डाल दिया कि जाओ खेलो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं थी। मैं बस फोकस कर रही थी अपने एयरफोर्स में, Right. एयरफोर्स पायलट के लिए, क्योंकि एयरफोर्स पायलट बनने के लिए बहुत ब्राइट स्टूडेंट होना चाहिए। आपका रिएक्शन, आपका थॉट्स, मतलब बहुत फास्ट होना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट आपको होना चाहिए। Correct. हाँ, तो मैं इसलिए बचपन से मैंने सोचा था कि स्टडीज़ अच्छा करूँगी तो जाके मुझे अच्छा चांस मिलेगा एयरफोर्स में। तो ऐसा था, बट पापा ने बोला कि नहीं, मैं अलाउ नहीं कर सकता। तो इससे बेटर है कि तुम स्पोर्ट्स ट्राई करो। अगर 2-3 साल तक अगर तुम रिजल्ट नहीं कर पाए, देन यू डू वॉट एवर यू वांट। तो आई थिंक रेस्ट इज हिस्ट्री। Okay. तो ऐसे ही मैं आगे गई जस्ट। तो आई थिंक कुछ नेटवर्क ग्लिच की वजह से आगे सुन नहीं पाए हम लोग। आपके फादर ने कहा ओके। कि यू कंटिन्यू विद द स्पोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 2-3 years। हाँ उसके हाँ, बाद का उन्होंने थोड़ा मिस बोला। हो गया। हाँ। एग्जैक्टली, उन्होंने बोला कि तुम स्पोर्ट्स ट्राई करो। अगर 2-3 साल तक यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म और कुछ भी होता है, देन यू डू वॉट एवर यू वांट। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो, बट आफ्टर ओके। दैट रेस्ट इज हिस्ट्री।
तो वैसे ही जस्ट टाइम पास के लिए मैं खेल रही थी, मुझे कोई शौक नहीं था, तो किसी भी गेम में जाना शौक नहीं था। बट मुझे लाइक ऐसा था कि मुझे सेरेना विलियम्स जैसा स्ट्रांग बनना है। तो मैं गेम में जाऊँ या एयरफोर्स में जाऊँ, उसका कुछ मैटर नहीं है, बट आई जस्ट लव हर। कितना स्ट्रांग है, आई थिंक शी इज स्ट्रांगेस्ट, आई थिंक स्ट्रांगेस्ट वुमन कोई भी स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो शी इज इनक्रेडिबल, आई मीन शी इज ऑसम। तो बट इट्स ओके, पापा ने जो सोचा था आई थिंक वही हुआ, सो आई एम हैप्पी। Okay. So, I mean, Serena inspired you the most, and you always wanted to become an Air Force pilot. Your family said that, okay, trying sports. So, one question I would like to ask, everyone in a middle class family, they force their child to, they push them towards education. आपके साथ उल्टा हुआ, आपको स्पोर्ट्स में पुश किया. So, how difficult it was to cope up with the idea, because you always wanted, you had a dream, and that's also in the childhood. तो उस चाइल्डहुड बच्चे का जो ड्रीम होता है कि एयरफोर्स पायलट बनना है, तो सडनली स्पोर्ट्स पर्सन बनाने का जो फैसला था, तो उसको आपने कैसे अडॉप्ट किया? एज अ टाइम पास आपने स्टार्ट किया, 2-3 इयर्स के लिए फादर ने टाइम भी दिया था, तो कितनी सीरियस थी उन 2-3 सालों में आप? एक्चुअली मैं बस ऐसे ही टाइम पास के लिए खेल रही थी, लेकिन एक टाइम क्या हुआ, हमारे बहुत फिनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थे थोड़ा ज़्यादा दिखाई दी, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन पापा ने उसकी वजह से मतलब मेरे गेम में या मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं रखा, बट मुझे फील हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स है, वो चल रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर ये प्रॉब्लम्स है तो एयरफोर्स बनने के लिए यू नीड सेविंग्स, बहुत बहुत कुछ चाहिए हो, जो शायद मेरे पापा शायद फ्यूचर में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बट मुझे तो फील हुआ कि मैं अगर स्पोर्ट्स पर्सन बनती हूँ तो ये पापा का ड्रीम है, तो मैं अगर स्पोर्ट्स पर्सन बनती हूँ तो ये पापा को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, जो टेंशन था उनको या जो भी था, तो अगर मैं उनके ड्रीम एक्सेप्ट करती हूँ तो वो हैप्पी होंगे, विल बी हैप्पी। तो मैंने उस हिसाब से उनके जो ड्रीम्स है मैंने उनको अपनाया, और थोड़ा टाइम लगा था, बट इट्स ओके, बिकॉज मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनको। तो आज मैं जो भी हूँ सिर्फ उनके वजह से ही हूँ। तो उनके लिए मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मैंने पापा ने जो कहा वही मैंने एक्सेप्ट किया। आई एम वेरी हैप्पी। हेलो हेलो राइट. सो मुझे बड़ी खुशी हुई जान करके आपकी जर्नी, बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि जब बच्चों को माँ बाप कुछ आइडिया देते हैं, तो आजकल के सिनेरियो में बच्चे रिटेलिएट करते हैं, उनको नहीं, हमें हमें जो पसंद है हमें वही करना है. सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपके पेरेंट्स, आपके फादर जो चाहते थे. हाँ, मैंने वही किया क्योंकि मेरे पापा ने बहुत सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब उन्होंने बिना खाए बिना कुछ करे उन्होंने जो अपने पेंशन के जो पैसे होते थे उनसे मुझे खिलाया। फिर जब हमारे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थे और जो भी प्राइज मनी मुझे आता था तो पापा ने वो सेविंग्स में डाला ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना हो। फिर उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है। आई थिंक मैंने जो भी कुछ किया है शायद वो एक छोटा सा यही है। मतलब आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई जो भी है पापा के सामने, बट उन्होंने जो भी किया है मेरे लिए, इसीलिए आज मैं एक ओलंपियन आप बोल सकते हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन बोल सकते हो। दुनिया के मतलब हर जगह के लोग, शायद जितने लोग भी मुझे जानते हैं, जितने लोग भी मुझे प्यार करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, ऑल बिकॉज ऑफ माई डैड। तो मैं उनका जो ये है मैं वो कभी नहीं भूल सकती और कभी भूलूंगी भी नहीं। तो इट्स लाइक बिल्कुल बिल्कुल, और भूलना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं भूलना नहीं चाहिए. नहीं नहीं मैं हमेशा मेरे लाइफ में जिन्होंने भी हेल्प की है, जो भी Right. मैं उनको कभी भूलती नहीं हूँ। हाँ, शायद कभी कभी फोन नहीं कर पाती या बहुत दिनों से बात नहीं हो पाती है, दैट इज डिफरेंट, लेकिन मैं कभी नहीं भूलती, कभी नहीं। Right. ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ी बात है आपकी.
और साथ में जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम जिन तक भी ये वीडियो आपकी कन्वर्सेशन के लेके जाएंगे, उन सभी के लिए एक मैसेज भी है आपका कि लाइफ में हमें कई बार अगर वो चीज़ों को करना पड़े जो हम कभी सोचते भी नहीं है, जैसे आपने कभी टेबल टेनिस खेलने का नहीं सोचा, आपके फादर ने कहा और आपने स्टार्ट किया और आज आप इतने बड़े लेवल पे एग्जैक्टली। पहुंची। हाँ, और करेक्ट। 2012 ओलंपिक की आप सबसे युवा खिलाड़ी थी, सबसे कम एज हाँ की खेलने वाली हाँ, प्लेयर। यस और अभी यस। भी आप कह रही कि मैंने कुछ खास अचीव नहीं किया है, बहुत कुछ बाकी है। तो नहीं, ये एक हाँ बहुत एक्चुअली बड़प्पन है आपका। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मैं अगर बोलूँगी हाँ मैं ओलंपियन हूँ, जो भी है ठीक है, बट वो चीज़ आपके अंदर शायद ईगो ला सकती है, जो मेरे पापा ने मुझे हमेशा बोला है कि कभी अपने अंदर ईगो हो, एटीट्यूड कभी मत लाना। हाँ, बीच में शायद हो सकता है कि मेरे अंदर लोगों को लगे कि मुझ में एटीट्यूड है, मुझ में ईगो है, लेकिन आप दूर से किसी को जज नहीं कर सकते, राइट? राइट। आप दूर से किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, बट हमारा एक फॉल्ट क्या होता है, हम किसी को भी देखे ना जज कर लेते हैं, उनके मतलब किसी का ड्रेस देख के या किसी का थॉट्स देख के हम लोग जज कर लेते हैं। तो मैं ये हमेशा मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर कभी ईगो ना आए, एटीट्यूड ना आए। अगर आई थिंक एक बार आ गया ना तो कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, वो स्टडीज में हो या खेलने में हो या कुछ भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं कैरी करती हूँ कि हाँ मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, मैं कोशिश करूँगी कि और भी अच्छा खेलने को, और भी अच्छा परफॉर्म करने को, ताकि आप लोगों से बहुत प्यार मिले, बहुत रिस्पेक्ट मिले, इससे भी ज़्यादा। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ। जी बिल्कुल। और ये सबके लिए एक जो इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एम्बिशियस स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आपके पैर जमीन पे होने चाहिए, ईगो को दूर रखें अगर आपको जिंदगी में लगातार सीखना है तो। एनीवेज एग्जैक्टली, कोई अंकिता, भी वी विल ईगो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए किसी के अंदर, वो खेलने के लिए हो या स्टडीज में हो या बिजनेस में हो या जॉब में हो। आई थिंक नहीं होना चाहिए, ये दो चीज़ तो कभी नहीं होनी चाहिए। राइट। सो राइट, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जनरली जब हम अपना ड्रीम स्विच करते हैं, यू हाँ वांटेड टू बी एयरफोर्स पायलट और यू लाइक सेरेना विलियम्स एंड यू स्टार्टेड टेबल टेनिस। तो जब हम ड्रीम या स्विच करते हैं, हम वो करते हैं जब हमें जो काम हमें पसंद नहीं होता है या वैसा काम जिसको हमने सोचा नहीं होता है। तो कितना मुश्किल था, कैसे अपने आप को आपने उस अलग काम के लिए डेडिकेट किया, टेबल कैसे डेडिकेट किया? वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा, कि मेरा एक ड्रीम था वो छोड़ के मैं दूसरे मतलब अपने पापा के ड्रीम को मतलब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे बहुत डर था कि मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि पापा का जो ड्रीम्स था ना कि मैं एक अच्छी प्लेयर बनूंगी, लोगों को मतलब पूरे इंडिया के लोग जानेंगे, वर्ल्ड के लोग जानेंगे, तो पापा का ऐसा ड्रीम था। तो एक तरह का वो पहले एक प्रेशर भी था, लेकिन बाद में मैंने वो पॉजिटिव में लिया कि अगर पापा है मेरे साथ तो मैं क्यों डरूं, वाई, क्योंकि पापा ही मेरे लिए सब कुछ थे। एंड वो हमेशा मेरे मैच के लिए जाते थे, सपोर्ट करते थे, कोई भी नहीं बैठता था मेरे मैच को वो आके बैठते थे। तो मुझे वही मेरे लिए सबसे मतलब वही है सब कुछ। लेकिन वो एक तरह का पहले पहले बहुत बहुत तकलीफ थी कि मैं अपने डायरी में भी लिखती थी कि शिट यार मैं एयरफोर्स नहीं बन पाई, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बट मुझे लगा कि ठीक है, पापा के लिए आई थिंक आई कैन डू दिस, उन्होंने इतना कुछ किया तो मैं ये ड्रीम तो एक्सेप्ट कर ही सकती हूँ। एंड कुछ करना है उनके लिए, कुछ करना है। तो आई राइट। स्टार्टेड प्लेइंग, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था नेशनल चैंपियन क्या होती है। जब छोटी थी कितना इम्पोर्टेंस देते हैं लोग आपको, और ओलंपिक में जो चांस मिलेगा वो भी मुझे कभी नहीं पता था, कभी नहीं, बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। मतलब वो मुझे अभी भी गूज़बम्स आते हैं वो उस टाइम के मेमोरीज में। लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था उस टाइम। तो आई वाज लाइक कि ठीक है मैं जा रही हूँ, छोटी हूँ, मैं जा रही हूँ, खेल रही हूँ, पता नहीं मिलेगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं, बट जब मुझे चांस मिला इट वाज लाइक मैं मैं कहाँ हूँ मैं मैं मतलब
मैं उड़ रही हूँ, इट्स लाइक इट्स अनबिलीवेबल। वो जो मेमोरीज था अनबिलीवेबल। सो जैसे अभी आपने चेरिश मोमेंट्स के बारे में बताया अपने ओलंपिक्स के लिए, तो ये ओलंपिक्स का स्टार्ट कैसे हुआ, जर्नी का आपको न्यूज़ कैसे मिला, ओलंपिक क्वालिफायर्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ ओपन इवेंट कि किसी को भी इतनी आसानी से मौका मिलता है। ओनली फ्यू लकी पीपल्स एंड हार्ड वर्किंग पीपल्स लाइक यू गेट इट। सो ओलंपिक हाँ, क्वालिफायर्स और आपके ओलंपिक की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको कैसे टिकट मिला और क्या फीलिंग थी आपकी। मैं ओलंपिक में, मुझे याद है, मैं प्री ओलंपिक, मतलब ओलंपिक के पहले एक प्री ओलंपिक होता है हांगकांग में, जिससे आपको क्वालिफाई करोगे राइट। तो आपको ओलंपिक में चांस मिलेगा। तो मैं और मेरे साथ और एक लड़का था जिसने क्वालिफाई किया था, तो हम दोनों ही गए थे। तो हमारा जो ट्रेन का टिकट था वो कंफर्म नहीं था, तो हमें शायद ओके। हमें कैलकाटा जाना था और उधर से शायद हांगकांग, ऐसा ही कुछ था, मुझे याद नहीं। तो राइट। क्या करें, बट जाना तो है ही। तो क्या करें तो आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन में जो एसी में रखते हैं ना पिलोज और ब्लैंकेट्स, जो कबर्ड, छोटा करेक्ट। सा कबर्ड होता है टॉयलेट के एकदम। मैं और वो बंदा पूरी रात, मैं उस टॉयलेट के सामने बैठ के गई हूँ कैलकाटा तक। एंड वो एक लड़की के लिए टॉयलेट के सामने बैठना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मैं वैसे गई और सब लोग, मतलब इट वाज लाइक कि मैं टॉयलेट के सामने बैठ के जा रही हूँ, क्या होगा मुझे पता नहीं, कैसे जा रही हूँ, इतना ये कर रही हूँ। तो मैंने बस, पापा ने जब मैंने फ़ोन किया कि पापा मैं पहुँच गई, तो उन्होंने बस बोला डोंट वरी, तुझे चांस मिल जाएगा। मैं बोल रही हूँ क्या बोल रहे हो पापा, आपको कोई आइडिया भी है? मतलब उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि उनकी बात सच हो जाएगी एक्चुअली। मैंने जब फ़ोन किया राइट। पापा को, मैंने फर्स्ट कॉल अपने पापा को किया और मैंने बोला कि पापा मुझे चांस मिल गया है। उनको बिलीव नहीं हुआ। फिर से मैंने बोला कि हाँ पापा, ओलंपिक्स में चांस मिल गया। फिर उन्होंने रास्ते में, मतलब वो ऑफिस से शायद वापस घर आ रहे थे, उन्होंने बीच रास्ते में बाइक फेंक के घर चले आए, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा, मैं जितना हैप्पी थी, मैं जितना खुश थी, उससे कहीं ज़्यादा वो खुश थे। तब मुझे पता चला कि पापा का कितना इमोशनल, मतलब अटैच है वो स्पोर्ट्स के साथ, कितना वो, राइट। मतलब उन्होंने, मतलब वो सेक्रीफाइस किया है, ये किया है, जो भी किया है उन्होंने। तो मैं खुश हूँ कि थोड़ा सा उनको मैं, उनका जो ड्रीम है, मैं फर्स्ट स्टेप में आ गई। तो इट्स लाइक, वो जब जब भी मैं सोचती हूँ, पापा अभी नहीं है हमारे साथ, मेरे साथ, क्योंकि उनकी डेथ हो गई है, बट स्टिल स्टिल मुझे लगता है कि ही इज देयर स्टिल। या so with all his emotions and everything whatever he has done for you, he will be there for you always, what we believe. It's always about the emotions, it is always about the connectivity, how much we are connected to someone. क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपसे ज्यादा खुशी उनको हुई क्योंकि आपसे पहले वो उनका बहुत ड्रीम ज़्यादा, था। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, राइट। बहुत ज़्यादा। उनको डायबिटीज़ थी, लेकिन उस दिन उन्होंने वो सब कुछ भूल के उन्होंने इतनी मिठाई खाई, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उनको देखा कि उनको आँख से, मतलब खुशी के जो आंसू होते हैं, जो इमोशनल होते हैं, जो ये होते हैं। और मुझसे ज़्यादा पता है आपको, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे होके अवार्ड्स लिए हैं ममता बनर्जी के हाथ से, या कोई भी जो भी होता है। वो जो हैप्पीनेस था ना उनके आंखों में, कि मैं ममता बनर्जी के हाथ से अवार्ड ले रही हूँ मेरे बेटी के लिए, तो मुझसे ज़्यादा वो ज़्यादा इतना खुश होते थे, इतना खुश होते थे। तो इट्स लाइक ही इज एवरीथिंग, ही इज माय हीरो एक्चुअली। राइट। So definitely, he's your hero, and you are also an ideal to many of us and many of emerging players. So I mean, just moving on to the next segment of our यस। talking or interview. So you idealize Serena Williams. टेबल टेनिस में आने के बाद आपने किसको आइडियलाइज किया, किससे सबसे ज्यादा गेम आपने सीखने की कोशिश करी? मैंने टेबल टेनिस में सच में किसी को आइडल नहीं माना था, किसी को भी नहीं। मैंने टेबल टेनिस में, हाँ, ओके। लेकिन सीनियर्स को देख के
मुझे बहुत सीखने का मन होता था। मैं एक ही पर्सन को मैं बहुत लाइक करती हूँ। उनका नाम है पॉलमी गटर। शी इज वन ऑफ द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर। तो मैं उनको ही फॉलो करती थी, जब वो खेलते थे उनको ही फॉलो करती थी। तो लेकिन मैं हमेशा सेरेना विलियम्स को ही देखती थी। उसके जो थॉट्स है, उसके जो मतलब जो चैलेंजिंग जो बॉडी लैंग्वेज है, जो भी है, तो मैं उनको ही मानती थी। और मैं हमेशा ये चाहती थी कि इवन अभी भी चाहती हूँ कि मैं जब खेलूंगी तो मेरा रिकॉर्ड मैं अपना रिकॉर्ड करूँ। मैं किसी दूसरे का देख के दूसरे का रिकॉर्ड ना तोड़ूं और कुछ ना करूँ। मैं अपना एक रिकॉर्ड करूंगी जो वो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं हमेशा अपने साथ ही कंपटीशन करती हूँ। मैं दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। हाँ, राइट। तो इसीलिए शायद पहले मैं करती थी। मैं शायद दूसरों के साथ भी कंपटीशन करती थी। मुझे समझ नहीं आता था। मुझ में बहुत पहले बहुत एटीट्यूड प्रॉब्लम थी, बहुत ईगो प्रॉब्लम था मेरे अंदर। बट मैं जब धीरे धीरे समझ गई, ठीक है, और मैं बहुत श्री श्री रविशंकर जी की डिवोटी हूँ। मैं जब उनके साथ मिली, उनके ब्लेसिंग्स मिले, आई हैव चेंज माई सेल्फ टोटली। मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग उसके वो अच्छे एग्जाम्पल दे सकते हैं मेरे। मतलब इट्स टोटली आई हैव चेंज माई सेल्फ। मुझ में कोई ये एटीट्यूड नहीं है, होप सो। मुझ में कोई एटीट्यूड नहीं है, मुझ में कोई ईगो नहीं है अभी। तो मैं ये चीज़ बहुत बहुत मानती हूँ कि मैं अपने साथ अभी कंपटीशन करती हूँ कि आज मैंने जो किया कल उससे थोड़ा ज़्यादा करूँगी, और परसों उससे थोड़ा ज़्यादा करूँगी। तो ऐसे ही करें। मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं करती अभी। राइट। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है सभी के लिए, हम सभी प्लेयर्स के लिए, एज ए पर्सन ऑल्सो, कि हमारा कंपटीशन हमारे खुद से होनी चाहिए ऑन डेली बेसिस। एवरी टाइम वी नीड टू इम्प्रूव, और हम जितना अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं उसके पाथ में हमें कोशिश करनी चाहिए। एग्जैक्टली आपको So, हमेशा अपने साथ कंपटीशन करना चाहिए और किसी के साथ नहीं। Right. क्योंकि हम अगर दूसरों को देखेंगे तो शायद कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। मतलब अगर दूसरों के साथ कंपटीशन करेंगे तो वी कैन नॉट लर्न। तो उससे बेटर है आप अपने साथ करो, अपना बेस्ट दो। राइट। हमें अपना कंपैरिजन खुद के साथ करना चाहिए एंड खुद को जीतने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एवरी टाइम वी हैव टू बी अ बेटर पर्सन दैट वी यूज्ड टू बी इन द पास्ट। सो यू सेड दैट कि आपके अंदर एटीट्यूड और ईगो प्रॉब्लम बहुत सारे थे, फिर आप डिवोटी बनी। सो हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इतना कुछ कैसे हुआ, कैसे ये बदलाव हुआ? मैं गुरुदेव के साथ हूँ ऑलमोस्ट 7 to 8 years से भी ज़्यादा होगा, या तो 7 to 8 years ही हो गए। तो मैं जब उनके साथ धीरे धीरे उनके मेडिटेशन ये सब करने लगी, तो मेरे अंदर मैंने बहुत रियलाइज़ किया कि मैं दूसरों के साथ कंपटीशन जो कर रही हूँ, मुझे क्या फ़ायदा होता है। और मैंने स्टार्ट क्या किया, मैंने अपने जो फ्रेंड सर्कल था मेरा, वो बहुत ज़्यादा था पहले, बहुत ज़्यादा। लेकिन बाद में मैंने फ्रेंड सर्कल कम कर दिया। जो पॉजिटिव लोग हैं मैं उनसे बात करती हूँ और किसी से बात नहीं करती उतनी। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया कि आपका सर्कल बहुत छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव लोगों से होना चाहिए। देन इट्स ओके, नथिंग टू वरी। तो ये सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ आई। फिर मैंने रियलाइज़ किया खुद को। अपने कोच से बात करती थी, मेरे जो फिजियो है मैं उनसे बात करती हूँ, अपने पेरेंट्स से अपने फैमिलीज के साथ डिस्कस करती हूँ, अपने फ्रेंड्स जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और बेसिकली मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा कब लगा, जब मेरी इंजरी हुई थी। मैं शायद 10-11 मंथ्स के लिए मैंने नहीं खेला था। तो उस टाइम मुझे ज़्यादा पता चला कि कौन रियल है और कौन फेक। करेक्ट। क्योंकि उस टाइम मुझे ज़्यादा पता चला। तो तब से मैंने कान पकड़ी है कि सबको एक्सपेक्ट दूंगी, सबसे बात करूंगी, बट जो मेरे क्लोज सर्कल में जो ही है वही रहेंगे, उससे ज़्यादा और कोई हो नहीं सकता। Correct. So, anyways, so let's talk about the game.
सो यू स्टार्टेड प्लेइंग, आप सारे तरह के गेम खेलते हो, सिंगल्स, डबल्स एंड टीम मैचेस। सो आपका फेवरेट क्या रहता है? मेरा फेवरेट ऑब्वियस टीम, मुझे टीम बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। ओके, टीम मैचेस। सो टीम सेकंड क्वेश्चन मैच। इससे आता है कि आप मैनेज कैसे करते हैं, बिकॉज सिंगल्स में सब कुछ आपको अकेले खेलना पड़ता है। व्हेन यू प्ले डबल्स तो वो दो लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट टीम तो उसमें और भी कोऑर्डिनेशन का लेवल बढ़ जाता है। सो ये मैनेजमेंट कैसे होता है? ये हम लोग यूज टू है एक्चुअली। बचपन से ही हम जब कैरेट खेलते हैं या सब जूनियर खेलते हैं, जिससे भी होते हैं, तो हम लोग यूज टू हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि आप सिंगल्स मैच के पहले टीम्स भी खेल सकते हो, डबल्स भी खेल सकते हो, मिक्स डबल्स भी खेल सकते हो। तो उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपको टेबल्स के बारे में, बॉल्स के बारे में आप एडजस्ट भी कर लेते हो। तो आई थिंक वो राइट। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं हमारे लिए। तो ऐसे यूज टू है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। रात को थोड़ा टायर्ड तो ऑब्वियसली होते हैं, बट बहुत यूज टू है। राइट, बट यू नो इट डेफिनेटली नीड सम काइंड ऑफ यू नो डेडिकेशन और समथिंग, कि जिस एरिया में आप अकेले खुद केपेबल हो, यू यूज टू प्ले सिंगल्स, उसमें व्हेन यू प्ले डबल्स सो यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद कि किस तरह के हमें यस। शॉट्स खेलने हैं, किस तरह के शॉट्स नहीं खेलने हाँ हैं, हाँ। कैसे कोऑर्डिनेट करना होता है। तो हाउ यू डेवलप दिस क्वालिटी, लाइक यू नो स्विचिंग फ्रॉम सिंगल्स टू डबल्स एंड देन टीम गेम? सिंगल्स में आप अकेले खेलोगे, आप सिर्फ आप कोच के एडवाइस लोगे, आप अकेले खेलोगे। लेकिन डबल्स में हम दोनों खेलते हैं, तो जो भी राइट। थॉट्स हम शेयर करेंगे वो मैचेबल होना चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। फाइट नहीं होना चाहिए मैचेस के बीच में, या कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, वरना वो मैच में बहुत इफेक्ट पड़ता है। और वो ओपोनेंट को भी पता चल जाता है करेक्ट। कि इन दोनों में कुछ है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे। बट मेरे लिए डबल्स ऐसा है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं जब खेलूंगी तो वो मुझे बता सकती है कि मैं क्या खेलूँ, और वो जब राइट। खेलेगी तो मैं उसको बताऊंगी कि तुम्हें क्या खेलना है। तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग होने से कोई इश्यूज नहीं होते। राइट। सो इस तरह की तो ऐसे ही हम अंडरस्टैंडिंग, खेलते इस हैं। राइट, राइट। सो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, इस तरह की इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए मतलब क्या क्या आप करते हैं? डू यू पीपल टॉक बिफोर मैचेस कि आज कैसे क्या करना है, आपको कैसे खेलना है, या मुझे कैसे खेलना है, या किस तरीके से करते हैं आप? हाँ, हम लोग ऑफकोर्स डिस्कस करते हैं। और उसके पहले अगर मैं नॉर्थ बंगाल, जैसे मैं बंगाल टीम से जाती हूँ जब, तब हम लोग क्लब में प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो जो पार्टनर है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमारे जो मूवमेंट्स है, फ्रंट बैक या साइड का जो भी मूवमेंट्स है वो अच्छे से कर पाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो मैच के टाइम। तो ऐसे बहुत अच्छा एडजस्टेबल होती है, तो उसमें कोई इश्यूज, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं होता। और इसलिए हम लोग बहुत मल्टी बॉल्स खेलते हैं, सिंगल्स के लिए भी खेलते हैं और डबल्स के लिए भी खेलते हैं। तो ये सब बहुत सारी राइट। चीज़ हम कोच के साथ डिस्कशन करते हैं, और फिर अपना जो गेम है, जो टेक्निक है, जो उनको बेटर लगता है, हम वो यूज़ करते हैं। राइट। हमारे साथ जो भी दर्शक हैं, व्यूअर्स, उनमें से कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन है कि आपका बेस्ट मोड ऑफ प्लेइंग क्या होता है, अटैकिंग और डिफेंसिव गेम? आप किस तरह का गेम अटैकिंग। खेलना पसंद? अटैकिंग बिकॉज ये मुझे याद है, मुझे मेरे पापा ने भी बोला और कुछ दोस्तों ने भी मुझे बोला कि हमेशा अटैक लाइफ में भी यू शुड यू शुड फाइट फॉर एनीथिंग। लाइक वो जो भी है, आपको फाइट करना चाहिए, आपको अटैक करना चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत बोला हो, कुछ भी बोला हो, यू शुड डू इट। तो वैसे ही गेम में भी आपको अटैक ही करना चाहिए। तो मैं हमेशा अटैक ही चूज करती हूँ। लेकिन वो गेम के ऊपर डिपेंड होता है कि प्लेयर जो आपके ओपोनेंट है वो किस तरह के हैं। हम हर किसी के साथ अटैक नहीं कर सकते, तो वो गेम के वाइज हम वो मतलब ओपोनेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि ओपोनेंट कैसा है। तो उस हिसाब से या तो हम अटैक करेंगे या तो डिफेंस करेंगे। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बट आई राइट। प्रेफर अटैक। करेक्ट। So this is also a great learning from you that it doesn't matter that what we like, attacking or defensive.
वट एवर मोड वी लाइक प्लेइंग, बट हमें कई बार अपने अपोनेंट को देख करके खेलना होता है, सी व्हाट एग्जैक्ट काइंड ऑफ प्ले इज नीडेड। क्योंकि टीटी ऐसा एक गेम है जो बहुत सारे लोगों का अलग अलग रबर्स होते हैं, तो डिफरेंट रबर्स, तो उनके साथ आप अटैक भी करोगे, शायद पॉइंट नहीं आ रहा है तो शायद डिफेंस करना पड़ेगा। तो कुछ प्लेयर्स के साथ आप डिफेंस करोगे तो पॉइंट नहीं आएगा, तब अटैक करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है गेम के ऊपर। करेक्ट, बिल्कुल। सो लाइफ में, जीवन में हमें इसी तरह भी करना पड़ता है। लाइफ में भी अलग अलग तरह की सिचुएशन आती है, जो भी है डेफिनेटली। यू हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग। तो इसीलिए तो स्पोर्ट्स, वो चाहे डिप्रेशन हो, चाहे कुछ भी हो, यू हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग। राइट। So you talk about your train journey. I mean before, I mean in Olympic qualifiers कि कैसे journey थी. So this is something which is very common with we middle class sports person, because we have this kind of journey, we have this kind of stories in our sporting career, traveling into unreserved compartments and all these things. So, apart from these, any particular story you would like to share with our viewers? Because there are a lot of sports person who actually belong to a very low middle class family, and they are ambitious. They put a lot of hard work, but sometimes it is just the family situation or something else which demoralize them. See, the thing is, शायद मैंने आपको स्ट्रगल जो भी किया है थोड़ा सा, तो मैंने आपको शेयर किया मेरी ट्रेन जर्नी। यहाँ पे टीटी में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, शायद उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मुझसे भी ज़्यादा, लेकिन मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली मुझसे भी ज़्यादा किया है और अभी भी कर रहे हैं। टीटी में ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास जो मुझसे भी बेटर खेलते हैं, बहुत बहुत बेटर, बट उन लोगों ने कंटिन्यू नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मतलब ये तो होता ही है। और टेबल टेनिस हैज बिकम कि बहुत एक्सपेंसिव गेम हो गया टेबल टेनिस, तो हर किसी के बस की बात नहीं है उसको अफोर्ड, जो ट्रू है। हाँ, आज हम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अच्छी जॉब है, गॉड ग्रेस के मतलब गॉड के ब्लेसिंग से मतलब अच्छी जॉब मिली है, तो उस वजह से हम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये सिचुएशन से ओवरकम करना। तो मेरे हिसाब से जो स्पॉन्सरशिप्स है ना इंडिया में, उनको शायद ऐसा करना चाहिए कि जो टैलेंटेड है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए। कोई स्पॉन्सरशिप ऐसे लोगों को भी देते हैं जिनके पास बहुत कुछ है, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब बहुत रिच है या जो भी है, उनको देते हैं। लेकिन उससे मुझे लगता है कि ठीक है यार, वो स्पॉन्सरशिप अगर किसी बच्चे को मिलता है जो विलेज में खेलते हैं या जो भी है, उनको अगर एक शूज, एक टी शर्ट अगर हर एक मंथ मतलब 2-3 मंथ कुछ भेजा जाए, तो उसको इंटरेस्ट आएगा, उसको खेलने का मजा आएगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए हर एक स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब जो भी स्पॉन्सरशिप है। मुझे भी कभी नहीं मिला स्पॉन्सरशिप, मुझे कभी नहीं मिला, मुझे बस जो टी शर्ट्स वगैरह के हैं उनके मिले थे, लेकिन ऐसा कोई पैसे का स्पॉन्सरशिप या कुछ भी कॉन्टेक्ट कभी नहीं मिला। मुझे डायरेक्टली जॉब मिला था एक कंपनी में पहले, बट मैंने वो छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने ओएनजीसी में ज्वाइन किया। जो आई थिंक ओएनजीसी के जो एम्प्लॉयज है, जो सर्स है, जो डायरेक्टर्स है, आई थिंक दे आर द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट कंपनी एवर। उन्होंने हर चीज को मुझ पे ट्रस्ट किया, उन्होंने मुझे चांस दिया। उनको पता था कि अंकिता इंजरी के बाद कमबैक करेगी, तो सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे जो टीममेट्स होते थे या कलीग्स है, कलकत्ता, दिल्ली के जो ऑफिसर्स हैं, बॉम्बे के जहाँ पे भी है ओएनजीसी के, सब बहुत, दे आर सो सपोर्टिव। मतलब ऐसा कंपनी में जॉब मिलना, आई थिंक इट्स ग्रेट थिंग। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं ओएनजीसी का एक पार्ट हूँ।
मैं बोल सकती हूँ अपने आप को कि मैं ओएनजीसी में काम करती हूँ, ओएनजीसी के होकर मैं खेलती हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ ओएनजीसी। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन वो लोग स्पॉन्सरशिप किसको देते हैं? जिनके पास ऑलरेडी नेम है, फेम है, पैसा है, सब है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ऑब्वियसली मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का भी कुछ नहीं है। मैं फ्रैंकली आपको बता रही हूँ, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। बट ऐसे लोगों को, ये सारे लोगों को स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए जो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो इन लोगों के लिए तो आई थिंक दे शुड थिंक अबाउट इट। Correct. I agree with you. So there are a lot of questions, coming. So अभी हमें उसको भी पूछना पड़ता है. So मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि there is a question box. Please write your question there. क्योंकि वो क्वेश्चन मिस हो जाते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन के बीच में. So ताकि हम क्वेश्चंस को बाद में भी ले सकें. Anyways, you were speaking very high about ONGC. We all know it. And ONGC is actually known for providing a proper sports platform to many of the meritorious sports person. हाँ, और मैं शायद खुश हूँ, पता है कि मेरे पास ऐसे स्पॉन्सरशिप नहीं है कि जब मुझे याद है मैंने कल भी कॉन्वर्सेशन में कहा था कि मैं जब स्पॉन्सरशिप मुझे बहुत ज़रूरी थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मम्मी ने उनके ज्वेलरीज बेच दिए थे मेरे खेलने के लिए, पापा ने लोन लिया था, उस टाइम मुझे चाहिए था स्पॉन्सरशिप, लेकिन किसी ने नहीं दिया, एक स्पॉन्सरशिप तक नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया मुझे। तो दैट इज रियली बैड, कि मेरे पास खेलने के लिए ये नहीं होता था, वो मतलब बहुत ऐसे स्ट्रगल हुआ। मैं अगर बताऊंगी तो शायद पूरा दिन चला जाएगा, बट मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती ये सब, तो सब सोचेंगे कि मैं कि मैं ज़्यादा ही कुछ बोल रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप विलेज में जाओगे, आपको इतना टैलेंटेड बच्चे मिलेंगे डांस में, रीड में, मतलब वो शायद हमसे ज़्यादा इंग्लिश अच्छे बोल रहे हैं, हर एक लैंग्वेज में बात करना, आई थिंक हाँ मिलेगा ये सब, तो उनको तो थोड़ा हेल्प तो करना ही चाहिए। करेक्ट. So before we take questions of our viewers, मैं आपसे दो चीज पूछना चाहूंगा. पहला तो ये कि आपको ONGC में मौका कैसे मिला. दूसरा, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बताया था कि जब आपको बहुत जरूरत थी स्पॉन्सरशिप के लिए, आप वहां पे गई और आपने ट्रायल भी दिया, एंड नेक्स्ट डे यू गॉट अ वेरी वियर्ड रिस्पॉन्स लाइक you belong to a very small city, that's why we cannot give you the sponsorship. ट्रायल शायद मैंने उसके लिए नहीं दिया था, ओएनजीसी के लिए मेरा कोई ट्रायल नहीं हुआ था। और ओएनजीसी में मैं जब गई थी तब मेरा ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो गई थी और मैं ओलंपिक भी खेल रही थी, तो उनके ओएनजीसी में एजुकेशन को भी वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं कि आपको ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। तो मैं जब गई थी, मैंने जो सर थे वहाँ पे, जो सर और मैम थे, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, तो मैंने बोला सर आप कुछ भी करो, मैंने सच में जो फैक्ट है मैं वही बता रही हूँ। उन लोगों ने इतना उन लोगों ने कहा कि अंकिता अगर लाइक आप ओएनजीसी में आते हो तो वी फील, मतलब हम लोगों को बहुत प्राउड फील होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने सुना था कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे कंप्लेन मेरे बारे में दिया था कि मुझे ना लिया जाए ओएनजीसी में, क्योंकि मैं सीरियस नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो मुझे पता नहीं किसने किया था, बट सीरियसली। लेकिन ठीक है, लेकिन जब मैंने उनको पता चला, मैंने अपना बायोडाटा भेजा वहाँ पे, जब उनको लगा कि नहीं मुझे शायद ये जॉब डिजर्व मैं करती हूँ, मैं ओएनजीसी डिजर्व करती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। अगर मैं डिजर्व नहीं करती वो लोग क्यों मुझे देते। और सबसे ज़्यादा बात है, जब मैं इंजर्ड थी, जब मुझे प्रॉब्लम्स, मतलब खेलने में उतना परफॉर्म नहीं हो रहा था, आप जब कम बैक करोगे ना तब फटाक से परफॉर्म नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। करेक्ट. तो तब भी ओएनजीसी ने मुझ में ट्रस्ट किया था। नो अंकिता यू कैन, हमारा एक इंटरव्यू होता है हर
2 साल के बाद, तब उन्होंने हर वहाँ पे जितने सारे सर थे, मेरे जो सर थे, जितने सारे मतलब मेरे जो नॉन सर थे, वहाँ के जो डायरेक्टर जो भी हैं, जो भी थे, उन्होंने बस बोला अंकिता, I know you will come. Definitely, you're gonna perform so well. Trust me. And ONGC are feeling so proud that you are part of ONGC. तो वो जो बात है ना, वही बात से मुझे इतनी encourage मिली. No, I have to do not for myself. Now I have to do for ONGC. Right. So and they were so happy जब मैं nationals में semi-final खेली. मैंने जब अपने हेड स्पोर्ट्स को बताया, मैंने जब अपने सर्स को बताया, they were so happy. Right. So anyone with a sportsman spirit, they all will be happy. We will be very happy when we will see you in next Olympic or doing anything good. So it's a connectivity that makes us feel proud. Somebody from India, somebody from our state, or somebody from to whom we know they are doing well. So it's a great feeling. So, and that is one of the biggest motivation. But one important thing, like how this ONGC process happens, like if a player wants to be a part of ONGC, how it happens, how the recruitment process is? See, ONGC का जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो टोटली सर के ऊपर है. मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके रूल बुक्स में. मतलब हम कुछ भी नहीं है. हम शायद उनसे उतना मिलते भी नहीं हो पाता है क्योंकि वो लोग बिजी होते हैं, हम लोग भी गेम्स के लिए बिजी होते हैं. लेकिन उनका कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन है जो वो डिसाइड करते हैं कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं. बट आई कैन टेल यू कि ONGC ने सबको चांस दिया है. हर एक ईच एंड प्लेयर, मतलब मुझे जितना पता है, सब अभी बहुत अच्छे खेल भी रहे हैं हर एक गेम्स में और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं क्योंकि हर किसी के लाइफ का अलग अलग स्ट्रगल होते हैं. मेरे लाइफ का अलग स्ट्रगल, हर एक प्लेयर का अलग स्ट्रगल्स होते हैं. तो हाँ, लेकिन मैं एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ONGC का पार्ट हूँ. इवन आई थिंक जो भी प्लेयर्स जैसे मेरे जैसे ही हो या जो भी हो, तो वो लोग भी बहुत हैप्पी है ONGC से. बट आई कैन टेल दैट आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस कंपनी. Right. Everyone who works for ONGC, I have met to many players. They all are very happy, and we are also very proud of ONGC. They should be because we also as a sports loving person, we are really happy that we in our country we have a company like ONGC who promotes sports Indian on such a Oil, level ONGC, and sports person. Yeah. Correct. Even oil, I don't know about Indian Oil, BPCL, but इतना मैं बोल सकती हूँ आपको कि ऑयल में जितने सारे प्लेयर्स हैं, सिर्फ ONGC मतलब हर ऑयल कंपनी में सबको मतलब जो ग्रेट प्लेयर्स हैं उनका सबका लाइफ मतलब बहुत अच्छे से ये हो गया, लाइक सेटल हो गया है. मतलब उनको मतलब कोई इश्यूज नहीं है जो हमने फेस किया अभी, शायद वो प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ ONGC. क्योंकि टेबल टेनिस की वजह से ही हमें ONGC में नौकरी मिली है. हमें कैसे पता था कि ONGC क्या है, BPCL क्या है, हमें कुछ नहीं पता. तो टेबल टेनिस की वजह से ही हमें ये जॉब मिली है. तो वी शुड रेस्पेक्ट दिस कंपनी ONGC एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर गेम ऑल्सो. क्योंकि मेरे लिए ONGC कंपनी एक टेम्पल जैसा है. मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ONGC में नौकरी करूँगी, और मैं जहाँ पे खेलने जाती हूँ वो भी हमारे लिए एक टेम्पल जैसा है. तो आई थिंक इससे ज्यादा और क्या चाहिए, जहाँ पे आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है. पहले नहीं मिला था, लेकिन अभी इतना सपोर्ट मिलता है कि इट्स अनबिलीवेबल. So Ankita, coming back to the second part of the question, कि जब आपको पहले स्पॉन्सरशिप के लिए आप गई थी, जब आपको जरूरत थी, तो जो रिस्पॉन्स मिला तो आपको कैसा लगा और आपने उसको कैसे कोप अप किया? बिकॉज सभी को पता है आजकल जैसे दौर चल रहा है नेपोटिज्म का, फेवरिज्म का, तो स्पोर्ट्स में भी ऐसा कुछ होता है और बहुत सारे एथलीट्स हैं टूट जाते हैं जो बहुत डेमोरलाइज हो जाते हैं. तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? बिकॉज दिस इज अ बिग एग्जांपल फॉर देम
कि वो भी आपकी तरह बने और ONGC जैसे बड़े कंपनी में जाएं? यू नो कि ऑफ कोर्स ये नेपोटिज्म आजकल बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है बॉलीवुड में, लेकिन हमें प्लेयर्स में अगर नेपोटिज्म देखें तो मतलब वो कुछ कर नहीं सकते। प्लेयर्स मतलब यू हैव टू फाइट, तुम मैच खेलो जीतो तो कोई कुछ नहीं करेगा, क्या है बोलने का कुछ है ही नहीं, राइट। जस्ट लेट इट बी। हाँ लेकिन हाँ उनको टेबल टेनिस में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स रह चुके हैं मेरे पहले, मैं या मेरे बाद में भी बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जिनके शायद गॉडफादर नहीं होंगे, जिनके शायद उतना उनका कोच शायद एक छोटा सा मतलब अच्छा कोच है लेकिन उतना नाम नहीं, उतना फेम नहीं, उतना नेम नहीं है। बट अगर हम ये सब देखेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। If we राइट। need a good job, if we need a name, if we want to play for our country, then you have to fight. You have to करेक्ट। win all the matches. You have to be number one. That's all. That is the best राइट। key. राइट। आपको कुछ चाहिए नहीं, बस खेलो जीतो, उनका मुंह बंद हो जाएगा। That's all. करेक्ट। अभी जो आपने बोला वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी खेलो इंडिया का ऐसा कुछ था नारा, खेलो जियो जीतो ऐसे कुछ। आई थिंक 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का वो थीम सॉन्ग में था। हाँ तो तो मैं इस पे एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने भी टॉप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया के थ्रू कई सारे स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप लेकर के भी आई है। So how you see these efforts, and according to you, is there any changes or any kind of amendments needs to be done? मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मतलब मेरे Okay. अंदर उतना नॉलेज है ही नहीं, नॉलेज आया ही नहीं मेरे पास कि जो जो ओलंपिक के लिए जिनका स्कीम आ रहा है वो कौन से बेस पे है, क्या है, तो Right. मैंने उतना मतलब पढ़ा ही नहीं है, तो इस बारे में मैं शायद उतना आंसर देना ठीक नहीं होगा। लेकिन Okay. आई थिंक गवर्नमेंट ने जो स्कीम रखा होगा शायद उन्होंने सोच के ही रखा होगा प्लेयर्स के लिए, तो ये टोटली उनके ऊपर है, मुझे सच में कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में। Right. So I'm really very happy, that you are responding very naturally when you are not knowing something, then you are admitting it. So this is again one of the greatest example of humbleness which we are witnessing as of I now. hope so that I So am a humble. I don't know मैं कितनी humble हूँ, ये आपको ही पता चलेगा। But it's okay, मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को किसी को भी सबको रेस्पेक्ट दे सकूँ, वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, right. मैं रेस्पेक्ट दे सकूँ। और मैं कभी कभी शायद बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ उनके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रिप्लाई जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में खेलने के बाद बहुत सारे ऐसे काम होते हैं और बहुत टायर्ड भी होती हूँ कि रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है सबको एक साथ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि किसी Right. को हर्ट ना करूँ। That's it. Correct. That's so nice of you. Actually, it is not possible because we all have some 24 hours, and उसी 24 hours में हमें सब कुछ manage करना पड़ता है. When you play at a bigger stage, bigger level, then you have bigger responsibilities and bigger action to do. So it needs bigger hard work and everything. So coming back to the questions which people are asking to us. So किसी ने हमसे पूछा है हम लोग आपसे कि you are very foodie. And how much you miss Gujarati thali and how frequently you eat it? I love Gujarati thali. Actually, first of all, I love my Bengali dish, fish and rice. वो तो मैं Okay, the मतलब staple diet. that is the fish and rice is compulsory for each and every Bengali people, And Correct. after that, I like South Indian dish Pongal. I just love Okay. that. And after that, I love Gujarati thali. I just love it. Love it. मतलब Okay. आप सोच भी नहीं सकते कि So like जलेबी फाफड़ा तो मुझे खाना है, मैंने कभी खाया नहीं है क्योंकि मेरा फेवरेट शो है okay. तारक मेहता। तारक मेहता इज माय फेवरेट शो और उसमें मैं देखती Okay. हूँ जलेबी फाफड़ा ये सब, तो मैंने कभी खाया नहीं है जलेबी फाफड़ा एक साथ, लेकिन मुझे गुजराती थाली बहुत बहुत वो घी Okay. के साथ रोटी
Nice, nice. I mean, a nice combination, Bengali and Gujarati. आप इंडिया के दोनों corners के different food you are liking. So that's very nice to know. But the question is कि आप इतनी foodie हो, so how you maintain your fitness? फिटनेस एक्चुअली मैं पहले बहुत मोटी थी, बहुत ज़्यादा। मेरे फ्रेंड्स को पता है जिन्होंने मुझे देखा है। तो उसके बाद इंजरी के टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे शायद वेट ना चाहिए। तब मैं ऑलमोस्ट पतली हो गई थी, लेकिन और भी शायद मुझे होना है। तो इसलिए जो मेरा फिजियो है वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखते हैं। तो जैसे कल मैंने स्वीट खाया था, आज मेरा डबल वर्कआउट हो गया है ऑलमोस्ट सुबह। और मेरा शायद पर डे कैलोरी मुझे बर्न करनी होती है एटलीस्ट 1700 to 1800 ऐसे कैलोरीज मुझे बर्न करनी होती है। जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, KFC, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, केक सब बंद, शुगर इनटेक बंद, और फिटनेस, योगा, दैट्स ऑल। दिस इज माय फिटनेस। Okay. So now the biggest question is कि फिर आप how you control, because आप इतनी foodie हो और आपके physio ने सब पे ब्रेक लगा दिया, and even punishment is also decided. If you will eat a sweet additional, you have to do a double workout. So how you actually control yourself, so that आपको खाने का मन न करे कुछ. Very difficult. It's very, very difficult. If somebody is eating, front of you pizza or burger or something, it's very difficult to control yourself. But तब भी मैं ना खुद से बात करती हूँ, यार फिर से अगर खाओगी तो कल डबल वर्कआउट करना पड़ेगा, नहीं करना है मुझे। सो आई जस्ट लाइक ओके, लेट इट बी। लेकिन जब मैं यूरोप जाती हूँ, लाइक खेलने के लिए या लीग मैचेस हो या प्रैक्टिस हो, जब मैं यूरोप जाती हूँ, अगर कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो मैं शायद पास्ता हो, बर्गर्स हो या जो भी हो, वो तो खाना पड़ेगा ही ऑब्वियसली। This is again very difficult, very, very difficult. Right, correct. Because we have seen people who are suffering with diabetes and all ना, उनके सामने भी जब स्वीट्स आता है तो कुछ टाइम के लिए वो भूल जाते हैं कि डायबिटीज है, उन्होंने कहते हैं खा लेते हैं। Exactly. लेकिन of course प्लेयर्स लोग थोड़ा बहुत स्वीट्स खा सकते हैं, महीने में एक बार तो खा ही सकते हैं, क्योंकि हम बहुत वर्कआउट करते हैं। तो वो जब स्वेट होते हैं तो ऑब्वियसली सब निकल के आए, तो दे कैन हैव इट, इट्स नॉट एन इशू। बट जितना हो सके उतना कम इनटेक करो अपने बॉडी के लिए, तो दैट विल बी गुड। राइट। So again we have some other questions as well. Somebody has asked कि किसी को सोशल मीडिया कितना इस्तेमाल करना चाहिए एक प्लेयर को, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑल दिस थिंग्स. How much one should use social media? प्लेयर्स को एक्चुअली सोशल मीडिया, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्लेयर्स है, मैंने जो सीनियर्स प्लेयर्स से मैंने सीखा है कि मैच के पहले हम लोग उतना यूज़ नहीं करते, जो भी हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, उतना यूज़ नहीं करते। बट हाँ, कोशिश करते हैं कि पूरे दिन में 1-1.5 घंटे के लिए, आप 1 घंटा के लिए आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, फेसबुक देख सकते हो। आप कोशिश करो जितना कम हो सके, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेक न्यूज़ है, जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकता है नेगेटिव वे में। तो ये सारी चीज़ों से दूर रह के यू कैन यूज़ द सोशल मीडिया, दैट्स नॉट एन इशू। Right. So everyone should balance things and use it as per the demand or what. Sorry, I didn't hear you. What? Hello? मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, I think we are struggling a lot with the network. Although आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताइए। क्वेश्चन पे मैं पहुंच नहीं पाया था एक्चुअली। आई वाज जस्ट प्रेजिंग योर ओके कि हमें उतना ही यूज करना चाहिए जितना जरूरत है फ्री टाइम में। Exactly. Right. So one more question
was from someone कि how you are planning for your next step journey, like next Olympic 2021 or next international events. So what are your next goals, objectives? फ्रैंकली मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट ईयर से मैं शुरू करूँगी अपना जर्नी, लाइक जर्मनी जाना है, लीग मैचेस भी है, फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी शायद शुरू होंगे, उस बारे में अभी तक कुछ आया नहीं है, लेकिन जैसे ही शुरू होगा मैं हार्ड वर्क कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा खेल सकूँ, ताकि अच्छा रिजल्ट हो, रैंकिंग में आ सकूँ। तो यही अभी के लिए एम है, क्योंकि एक लॉकडाउन के बाद आप जब खेलना टूर्नामेंट खेलोगे, इट विल बी लाइक बहुत डिफरेंस फील होगी आपको, तो धीरे धीरे उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, गेम्स खेलना पड़ेगा। तो इस वजह से तो मैं कोशिश करूँगी कि अपना बेस्ट दूँ। मैं नहीं बोलूँगी आई कैन विन दिस मैच, जीतूंगी पक्का, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा एम है कि आई हैव टू प्ले वेल, आई हैव टू गिव माय बेस्ट। Right. So, any particular message to all our viewers and especially to the the one who inspire take you as an inspiration और आने वाले टाइम में वो भी आपकी तरह बड़े प्लेयर बनना चाहते हैं? Wow. Like what? Your message to the viewers, is it audible properly? Yeah. Tell me. ओके, आपका मैसेज जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं और स्पेशली प्लेयर्स के लिए जो आपकी तरह मुझे कुछ सुनाई नहीं दी आपकी बातें। हेलो, आपको फिर से रिपीट करना होगा एक्चुअली। Right. I'm okay with the repeating. Is it audible properly? Yeah, now? definitely. I have to hear like this. Yeah, definitely. Okay. Your message to the audience, especially for players. Okay. Especially for players, I will tell them कि you should, आप जो भी गेम खेल रहे हो, चाहे वो TT हो या कोई भी गेम हो, you should be focus on it. तुम्हें बस उसमें ही फोकस रहना चाहिए। आप जब खेल रहे हो तब आपको मोबाइल या जो भी है वो यूज़ ना करो, और जितना हो सके आप अपने लाइफ में और अपने गेम में फोकस करो, सीरियस रहो, और जितना हो सके आप पॉजिटिव लोगों से बात किया करो, और नेगेटिव लोगों से जस्ट दूर रहे, मतलब जितना अच्छा है उतना ही दूर रहना इट्स बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप नेगेटिव लोगों से जो भी बात भी करोगे या जो भी है तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा ही होगा। तो उससे बेटर है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो छोटा सर्कल भी हो, लेकिन अच्छे लोगों से होना, दैन इट विल बी ग्रेट। तो मैं सबको यही सजेशन दूंगी कि जो भी गेम खेल रहे हो, घर पे हो, लॉकडाउन है या जो भी है, आप प्रैक्टिस नहीं जा पा रहे हो तो घर पे शैडो कर सकते हो, आप लोग फिटनेस करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जो आपको बहुत हेल्प देगा, एंड योर माइंड विल बी सो पीस, सो So, Ankita, on behalf of entire Khelgaon team, I would like to thank you for joining us and finding some time for us from your precious time. Thank you so much for being with us. Absolutely fine. Thank you so much to giving me this opportunity. Thank you. And अगर आपको कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो, you can ask me. That is not an issue at all. आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही आप करते जाओ। गॉड इज़ विथ यू, बस हार्ड वर्क, यू शुड डू हार्ड वर्क, एंड गॉड आपके साथ, आप लोगों के साथ ऑलवेज है, एंड दैट्स ऑल। एंड जस्ट टेक केयर ऑफ दिस कोरोना, यू शुड बी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Right. Thank you so much. You also take care for yourself. We wish you all the luck for your next future matches. Thank you so much. Bye-bye. Bye.